बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोंकियल एस्दमा के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोंकियल एस्दमा क्या है, इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं, ट्रीटमेंट प्लान में किन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इनके साइन एंड सिम्टम्स को ख़त्म कर सकें। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजीज़ और मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ब्रोंकियल एस्दमा यानी कि दमा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रोंकियल एस्दमा एक आम और सादा लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। ब्रोंकियल एस्दमा इज़ अ मेडिकल कंडीशन। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें लंग्स में जो एयर वे होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और नैरो हो जाते हैं। मतलब कि लंग्स में जो एयर वे है जिससे हम सांस लेते हैं उसकी तंगी आ जाती है, वो नैरो हो जाती है। किसी भी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है ये। इसके अलावा इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस होता है, वो जो होता है ना प्रोड्यूस नहीं होता। एयरवे का काम होता है कि वो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं जो लुब्रिकेंट प्रोवाइड करती हैं। जब म्यूकस की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो सांस लेने में मुश्किल पेश आएगी। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है और कफिंग हो सकती है, कफ आ सकती है। इस कंडीशन को ब्रोंकियल एस्दमा कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ब्रोंकियल एस्दमा के काजेज़ क्या हो सकते हैं, कि ब्रोंकियल एस्दमा किस वजह से हो सकती है। काजेज ऑफ ब्रोंकियल एस्दमा। ब्रोंकियल एस्दमा एलर्जी की वजह से हो सकती है, पोलन एंड स्पोर्स की वजह से हो सकती है, या डस्ट और माइट्स की वजह से हो सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि गंदों की कटाई के दौरान ब्रोंकियल एस्दमा सबसे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो पोलन होते हैं, जो डस्ट होते हैं, वो हमारे सांस के ज़रिए हमारे लंग्स में चले जाते हैं और वहाँ जाके लंग्स को इन्फेक्टेड कर देते हैं। जब लंग्स इन्फेक्टेड होंगे तो उसकी वजह से जो एयर वे है वो नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा एयर पोल्यूशन, फूड एलर्जी और साइकोलॉजिकल इश्यूज़, मतलब कि डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह भी हो सकता है। एक्सरसाइज का ना करना भी लंग्स को इन्फ्लेम्ड कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है, जिसकी वजह से लंग्स के एयर वे इन्फेक्टेड हो जाते हैं और नैरो हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कि इस डिजीज़ के होने के बाद बॉडी के ऊपर कौन से साइन एंड सिम्टम्स ज़ाहिर होंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, क्योंकि एयर वे जो है ना जिससे हम सांस ले रहे हैं वो इन्फ्लेम्ड है और नैरो हो चुका है। इसके अलावा कफ होगी। कफ इसलिए होगी क्योंकि म्यूकस जो प्रोड्यूस होता है वो इन्फ्लेम्ड, इन्फेक्टेड हो चुका है। हार्ट बीट, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, क्योंकि लंग्स की जो पोजीशन है एनाटॉमिकल वो हमारी चेस्ट के अंदर है। इसके अलावा चेस्ट मसल्स जो है ना वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से चेस्ट पेन भी हो सकता है। कफ विद स्पूटम, कफ में बलगम आएगी, ये भी एक मेजर साइन एंड सिम्टम्स हो सकता है एस्दमा का। इसके अलावा अजीब किस्म की साउंड प्रोड्यूस होंगी, फीवर हो सकता है। इसके अलावा चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट में पेन होगा तो चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे ब्रोंकियल एस्दमा के। अब हम बात करते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा के हम इस डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे हम इन्फेक्शन को फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन को मेजर करने के लिए सीबीसी टेस्ट परफॉर्म करवा, ईसीजी भी परफॉर्म करवा सकते हैं हम इसको डायग्नोज करने के लिए। इसके अलावा पोस्ट और प्री मेडिकल हिस्ट्री हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन से भी हम इस डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। स्पूटम टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है लंग्स की इन्फेक्शन के लिए। ये कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट थे, इनको परफॉर्म करवा के हम ब्रोंकियल एस्दमा को डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते एंटी अस्थमा मेडिसिन। ये मेडिसिन स्पेशली अस्थमा के साइन एंड सिम्टम्स और काज को दूर करने के लिए यूज़ की जा सकती है। इनमें सल्ब्यूटामोल शामिल है, जो कि टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में इजीली अवेलेबल है। जो कि इनके ब्रांड नेम में वेंटोलिन शामिल है, जो कि बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, जो कि मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, एयरवे को, और जो एयरवे नैरो हो चुका है उनको ये डायलेट कर देते हैं। सिरप के तौर पर आप वेंटोलिन यूज़ कर सकते हैं, और ब्रोंकियोलेट ये दिन में आप 3 बार यूज़ कर सकते हैं। ये इनके ब्रांड नेम है। ये इस्तेमाल करके आप एस्दमा के साइन एंड सिम्टम्स और काउस को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। ड्रग्स के तौर पर आप वेंटोलिन, ब्रोंकियोलेट एज अ टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं और इनहेलर भी यूज़ कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल करके आप इसके साइन एंड सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक मेडिकेशन। एंटीबायोटिक मेडिकेशन बैक्टीरिया की ग्रोथ को और बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। इनके कुछ ब्रांड नेम हैं, जिनमें एम्पिसिलिन, एम्पिक्लॉक्स, इमोक्सेल, वेलोसेव वगैरह शामिल हैं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। ये दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक कि इसके साइन एंड सिम्टम्स और काज ख़त्म ना हो जाए।
नेक्स्ट है हमारे पास एंटी एलर्जिक मेडिकेशन। अगर एस्थमा किसी एलर्जी की वजह से हो चुका है तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन दी जाती हैं। इनको एंटी हिस्टामिन मेडिकेशन भी कहा जाता है। इनके कुछ ब्रांड नेम हैं जिनमें फिनुरगॉन शामिल है जो कि 25 to 5 ml ईजिली अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा एवल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और पिरिटोन। एवल और पिरिटोन ये सिरप फॉर्म में भी और टैबलेट फॉर्म में भी ईजिली अवेलेबल होते हैं। ये दिन में आप 3 बार यूज़ कर सकते हैं एलर्जी को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड का इस्तेमाल करके एस्थमा के साइन एंड सिम्टम्स और काज को ख़त्म कर सकते हैं। इनके कुछ ब्रांड नेम हैं जिनमें डेक्सामेथासोन, डेकोड्रॉन और पार्टिकोट्रिन शामिल है। ये 4 to 8 mg इजीली अवेलेबल होते हैं। ये इंजेक्शन फॉर्म में भी और टैबलेट फॉर्म में भी। इनका इस्तेमाल करके इनके साइन एंड सिम्टम्स को आप काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजीज़ और मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।